नमस्ते दोस्तों, इस समय अपनी सीरीज चल रही है महान लेखक, एक महान शिकारी और बाद में संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है हुमायूं का नरबख्शी। और इसकी पहली कहानी चल रही है चंपावत की नरबख्शी बाघिन का, जिसका पहला भाग, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब जिम कॉर्बेट को यह टास्क दिया गया कि आप उस चंपावत नरबख्शी को मारिए, क्योंकि यह बाघिन ऐसी थी कि एक दो प्रदेश नहीं, 2 देशों के लिए खतरा बन चुकी थी। जिसने सरकार के पास जो रिकॉर्ड थे उसमें 436 लोगों का इस बाघिन ने शिकार किया था। तो सबसे पहले जब इनको इस काम के लिए जिम्मेदारी मिली वहाँ के कमिश्नर मिस्टर बर्थोट के द्वारा, तो वहाँ से देवी धुरा होते हुए पाली पहुँचे। पाली गांव में चूँकि उस समय नरबख्शी ने 2-3 लोगों को मार दिया था, तो वहाँ पर कई दिन तक ये कैंप करते रहे, बाघिन को ट्रैक करते रहे। लेकिन जब इनको कहीं इसका न कोई पगमार्क दिखाई दिए न कोई सुराग मिल रहा था, तो अंत में इन्होंने ये समझ लिया कि बाघिन यहाँ से आगे कहीं निकल गई है। क्योंकि इनका ये मानना था कि कोई भी नरबख्शी जब एक बार कहीं शिकार कर लेता है तो फिर वो अपना ठिकाना बदल देता है, और ठिकाना बदल कर वो 30, 40, 50 मील तक जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने तय किया कि अब यहाँ से हमको निकलना चाहिए। लेकिन इनके सामने यह समस्या थी कि इस बीच मझधार में, चूँकि गांव के लोगों में, वहाँ पाली के लोगों में काफ़ी खौफ था, तो इनको छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा, अगर कोई भी ऐसी सूचना होगी जो मुझे मिलेगी तो मैं आपकी सहायता के लिए आऊँगा। तो फिर यहाँ तक कहानी मैंने बताया। इसके बाद इन्होंने चंपावत जाने का निर्णय किया। जब चंपावत के लिए निकले तो इनकी 8 लोगों की टोली थी, जिसमें इनके 6 कर्मचारी और 2 इनके खाना बनाने वाले। तो ये 8 लोगों की टोली के साथ जब पैदल रास्ते पे निकले तो इनको रास्ते में 15-20 लोगों की एक टोली दिखाई दी। ये भी उस टोली के साथ हो लिए। उन लोगों से आमतौर पर जो चर्चा होती है रास्ते में जब चलते हैं लोग, तो बाघिन के बारे में इन्होंने जानने की कोशिश भी की। तो उसमें से कुछ लोग, जो 15-20 की टोली थी, तो 8-10 लोग इसके पहले, 1 हफ्ते पहले यहाँ चंपावत के बाज़ार में जा रहे थे। तो एक कहानी उन्होंने बहुत दयनीय सुनाई। उन्होंने कहा, साहब कि पिछले हफ्ते जब हम लोग यहाँ से चंपावत के लिए जा रहे थे, तो जिस सड़क से हम लोग जा रहे हैं, इसकी तरफ जो घाटी देख रहे हैं आप दाहिनी तरफ, इसी घाटी से हमको दोपहर का वक्त था उस समय, जब हम लोग जा रहे थे तो किसी कराहने की आवाज़ आई। और जब कराहने की आवाज़ आई तो हम लोगों ने नीचे उतरकर घाटी में जब देखा तो एक बाघ जो है एक महिला को पकड़े हुए था। तो जिम कॉर्बेट ने पूछा कि आप लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बताया कि साहब हम लोग 8-10 की संख्या में थे। उस समय बाघ से भिड़ना मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि बाघ अपने शिकार को पकड़े हुए था। अगर उस समय हम लोग कुछ करते तो हमारे ऊपर हमला कर सकता था। तो हम लोगों ने दौड़कर गांव में लोगों से मदद मांगी। वहाँ से 50-60 की संख्या में लोग आए, लाठी डंडे भाले, किसी किसी के पास बंदूकें थी, सब लेकर आए। तो हम लोगों ने जहाँ से उस लड़की को बाघ ने पकड़ा था उसका पीछा शुरू किया। चूँकि जगह जगह खून के धब्बे थे, तो उसको निशानदेह समझकर उसके पीछे पीछे जब हम लोग चलने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर जाने पे हमको उस लड़की के कपड़े मिले। फिर और आगे गए, फिर दूसरा कपड़ा उसका मिला। इस तरीके से करते करते हम लोग 1 मील तक उसका पीछा किए। और 1 मील जब चलने के बाद हम लोगों को खाई समाप्त हो गई, तो वहाँ एक शिला पर वो लड़की पूरी नग्न अवस्था में लेटी हुई थी, और बाघ ने उसको छुआ तक नहीं था। लेकिन साहब उसका खून इस तरीके से बाघ ने चाट लिया था कि जैसे वो लग रही थी कि सोई है, छुएंगे तो जाग जाएगी। और चूँकि हम लोगों की टोली में कोई महिला थी नहीं, लड़की एकदम अधेड़ अवस्था में थी, तो हम लोगों ने जिसके पास जो वस्त्र था, गमछी, तौलिया, सब ले जाकर उसको ढाक दिए और फिर गांव वापस चले आए। तो जिम कॉर्बेट जब चंपावत पहुँचे तो उन्होंने उस लड़की के बारे में जब जानकारी की, तो पता चला कि हाँ, इसी गांव की लड़की थी। 15-20 की टोली में जंगल से लकड़ियाँ बीनने गई थी। उसी समय बाघ ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद इसको उठा ले गया। फिर जिम कॉर्बेट ने
अगले दिन की योजना के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल में वहाँ ट्रैकिंग करनी शुरू कर दी कि शायद कोई पग मार्क्स बाघिन के दिख जाएं तो हमको और आसानी होगी। लेकिन ये सब करते हुए शाम हो गई। जिम कॉर्बेट को कहीं उसके पद चिन्ह दिखाई भी नहीं दिए, क्योंकि ये सरकार के प्रतिनिधि बन के गए थे। वहाँ इनको रहने के लिए सरकारी बंगले की व्यवस्था होनी थी, लेकिन पहुँचते समय इनको रात हो गई तो वहाँ इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। रात को किसी तरीके से अपना खुले में इन्होंने बिताया, कैंप वगैरह लगा के, चूँकि कैंप किट अपना साथ लेके चलते थे। इनके साथ इनके साथी भी रहते थे। सुबह जो है वहाँ के तहसीलदार आए। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपको रहने के लिए सरकारी बंगला अलॉट हुआ है, आप चल के वहाँ रहिए। तो जिम कॉर्बेट और तहसीलदार दोनों बंगले पर आए। बंगले पर आने के बाद दोनों ने अपना चाय नाश्ता किया। इसके बाद तहसीलदार को किसी काम के लिए जाना था, सरकारी काम के लिए। तो जिम कॉर्बेट से वो बोला कि आप रुकिए, मैं शाम को आता हूँ, फिर आपके साथ बैठकर भोजन करेंगे, कल की योजना के बारे में हम बात करेंगे। तहसीलदार वहाँ से चले गए और दिन का समय था। जिम कॉर्बेट ने बैठना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बैठ कर क्या करेंगे, तब तक हम जंगल का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि शायद कोई निशान, गांव वालों से पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ की पूरी भौगोलिक परिस्थिति है, उसको भी जानेंगे, समझेंगे। ये सब करते हुए उनको रात हो गई। और रात को फिर जब वो अपने बंगले पर वापस लौट कर आए तो देखे कि तहसीलदार भी आ चुके थे। फिर हुआ यूँ कि दोनों ने बैठकर, तहसीलदार और जिम कॉर्बेट ने चर्चाएं शुरू की। तहसीलदार ने पूछा कि आज दिन में आपको क्या कोई सफलता मिली? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कोई सफलता हमको नहीं मिली। फिर एकाएक तहसीलदार ने जिम कॉर्बेट से कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। जब इस बात को तहसीलदार ने जिम कॉर्बेट से कहा तो जिम कॉर्बेट चौंक गए। चौंक इसलिए गए कि तहसीलदार सुबह इनसे बार बार कह कर गया था कि मैं जा रहा हूँ सरकारी काम से, शाम को लौट कर आऊँगा तो आपके साथ रहना है, रात में बिताऊँगा आपके साथ। लेकिन इस भयानक रात में अंधेरा हो गया है, नरभक्षी का खौफ है, फिर अकेले ये जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? बार बार वो समझा रहे थे, लेकिन तहसीलदार रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तहसीलदार तैयार हुए, उनका एक हमराही था उनके साथ, लालटेन लेकर वो भी निकल लिया। जिम कॉर्बेट को ये देखकर बहुत अचरज हुआ कि ये सब होने के बाद एकाएक तहसीलदार के मन में ऐसी क्या चीज़ आ गई। तो उन्होंने उस अफसोस को न जाहिर करते हुए बल्कि तहसीलदार की बहादुरी पर उसको धन्यवाद दिया मन ही मन, कि एक नरभक्षी के साए में रहने के बाद, इतने खौफ में रहने के बाद, जहाँ की दिन में भी दरवाजे लोग बंद करके रहते हैं, ये रात को जाने का इतनी जिद कर रहे हैं। मैं इनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। अच्छा, तहसीलदार चले गए। रात को जिम कॉर्बेट उस बंगले में सोए और रात 12 बजे के तकरीबन एकाएक उनकी आंख खुली और वो अपना दरवाज़ा अंदर से जो बंद किए थे पीटते हुए बाहर निकले। उस भीषण ठंड के समय में उनके शरीर से पसीना जो है निकल रहा था, उनका शरीर पूरा कांप रहा था। उन्होंने अपने नौकर बहादुर खान को जगाया और उससे कहा कि इस रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में सोऊंगा। तो बहादुर खान ने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या साहब? तो जिम कॉर्बेट यहाँ बताते हैं कि ये जो घटना हुई है ये अप्राकृतिक घटना है, जिसका साक्ष्य मेरे पास नहीं है कि मैं उसको बता पाऊँ। और फिर ये कहानी जंगल से संबंधित है, जानवरों से संबंधित है, तो इस कहानी में उस चीज़ का जिक्र करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बाद में कभी जब उस तरीके की कोई घटना आएगी तो मैं ज़रूर इसका जिक्र करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मैं बता पाऊँ। अच्छा, रात को जिम कॉर्बेट अपने साथी बहादुर खान के साथ सोए। सुबह वो उठे, नाश्ता कर रहे थे तो उधर से तहसीलदार आ गए। तहसीलदार और ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे बरामदे में। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नीचे जो गांव है, पहाड़ी के नीचे, वहाँ से एक आदमी दौड़ता हुआ और कुछ चिल्लाता कहता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। जिम कॉर्बेट की निगाह जैसे पड़ी तो उन्होंने तहसीलदार को वहीं छोड़ के नीचे की तरफ वो भी भागने लगे।
और दोनों के बीच की जब दूरी इतनी हो गई कि एक दूसरे को बुलाने पर या कुछ कहने पर सुन सके, तो जिम कॉर्बेट ने उससे पूछा कि हुआ क्या है। लेकिन वो आदमी इतनी ज़्यादा घबराहट में था कि वो बता पाने में अक्षम था। जिम कॉर्बेट उसके और नज़दीक गए। जब उसके और नज़दीक पहुँचे तो वो पूरी तरीके से हाँफ रहा था। जिम कॉर्बेट ने कहा बैठ जाओ। वो बैठा। फिर उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है। तो बोला साहब अभी अभी नीचे वाले गांव से बाघ ने उस एक लड़की को उठा लिया है। जिम कॉर्बेट तुरंत अपने बंगले की तरफ भागकर अपनी राइफल उठाई, गोली ली और तहसीलदार को बोले कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए, मैं गांव में चलता हूं, इस तरीके से घटना हो गई है। और जैसे ही जिम कॉर्बेट उस आदमी को लेकर गांव में नीचे उतरे तो गांव में पूरी तरीके से शोर शराबा हो रहा था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जिम कॉर्बेट ने लोगों से ये जानना चाहा कि हुआ क्या है, घटना स्थल कहाँ है, कैसे क्या हुआ है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तो उसमें एक समझदार व्यक्ति जो सबको वहाँ शांत करा रहा था, उसको जिम कॉर्बेट किनारे ले गए और उससे पूछा कि आप बताएं हुआ क्या है। तो व्यक्ति बताया कि साहब पहाड़ी पे वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसी पेड़ के पास यहाँ से 15-20 की संख्या में महिलाएं लकड़ी बीनने गई थी और बाघ पता नहीं कब आया और उस लड़की को पकड़ के ले गया। जिम कॉर्बेट ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग शांति से यहीं रहे, मैं पहले उस स्थान पे जाता हूँ जहाँ से उस लड़की को उठाया गया है। और जिम कॉर्बेट अकेले अपनी बंदूक लेकर उस पेड़ के पास गए, पहाड़ी पे जो कि था। और जब वहाँ उन्होंने पहुँचकर देखा तो वहाँ मैदान था। उन्होंने चारों तरफ मुआयना किया कि यहाँ कहीं बाघ के छिपने की जगह भी नहीं हमको दिखाई दे रही है, और यहाँ 15-20 की संख्या में महिलाएं थी, तो आखिर बाघ किस तरफ से आया कि इसको यहाँ से 15-20 की संख्या में एक महिला को उठा ले गया। अच्छा, ये सब देखने के बाद जिम कॉर्बेट ने देखा कि बाघ जिस रास्ते से ले गया था उस लड़की को, वहाँ खून के धब्बे दिखाई दिए। एक तरफ उसके पैरों की जो घिसटते हुए उसके पैर चल रहे थे, उसकी एक रेखा दिखाई दी। तो जिम कॉर्बेट ने उस रेखा को और जो खून के धब्बे थे उसका पीछा करना शुरू किया और वो सीधे पहाड़ी पर और ऊपर की तरफ जा रही थी। जिम कॉर्बेट उसी रास्ते को, जो पगडंडी था जिससे बाघिन उस शिकार को लेकर जा रही थी, उस पगडंडी पे, जो कि बहुत घनी तंग पगडंडी थी, घनी झाड़ियाँ चारों तरफ उसके दोनों तरफ लटकी हुई थी, उससे निकलते हुए एकदम चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं है, वो पगडंडी पुनः जो है नीचे की तरफ मुड़ रही है। और जहाँ नीचे की तरफ मुड़ रही है वहाँ ये बाँस के कटीले, बाँस के छोटे छोटे पेड़ थे, वहाँ से निकलना मुश्किल था। तो जिम कॉर्बेट समझ गए कि रास्ता यही है, चूँकि वहाँ भी खून के धब्बे उनको दिखाई दे रहे थे। तो उस रास्ते को पकड़कर नीचे आ रहे। नीचे आने के बाद उनको एक जगह वो चट्टान से घिरी हुई एक स्थान को उन्होंने जब देखा तो वहाँ एक पानी की जलधारा भी निकल रही थी। तो देखा कि पानी की जलधारा से लाल रंग का जो है खून भी उसमें निकल रहा है। वो बहुत तंग जगह थी। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया, चूँकि जंगल में रहने का उनको अनुभव था, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद बाघिन जो है अपने शिकार को यहीं सुरक्षित ला के रखी होगी। चूँकि बाघिन को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने पूरी तरीके से उसको सर्च किया तो वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला। ऐसा करते करते वो 4 घंटे पूरा बिता दिए। लेकिन 4 घंटे में बाघिन ये पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि उसको कोई उसके शिकार में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए बार बार वो अपना स्थान बदल रही थी। और जिम कॉर्बेट को ये लग रहा था कि अगर हमारा उसका आमना सामना हो जाए, चूँकि वो अपने आप को समझ रहे थे कि मैं खतरे में ज़रूर हूँ, लेकिन वो एक दूसरी चीज़ ये भी समझ रहे थे कि अगर हमारा आमना सामना उससे हुआ तो आज शायद मुझे उसको मारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन चूँकि शाम हो गई थी और शाम होने के बाद दूसरी चीज़ ये थी कि नरभक्षी का इलाका था, चूँकि वो अकेले भी थे, तो
तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये समझा कि अभी फ़िलहाल आज हमको यहाँ से वापस जाना चाहिए। जहाँ तक मैंने इसको ट्रैक किया है, कल यहाँ फिर इसका सर्च हमको सर्च करना पड़ेगा और संभवतः बाघिन अभी अपने शिकार को पूरी तरीके से खा नहीं पाई होगी, क्योंकि बार बार मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही थी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं जब वापस चला जाऊँगा तो रात को ये अपने शिकार को खाएगी और चुपचाप सुबह जो है यहीं आराम करेगी, और सुबह मैं आकर इसको ट्रैक करूंगा और फिर अगर यहाँ हमारा आमना सामना इसके साथ हुआ तो मुझे मारने का मौका मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट वापस आए, योजनाएं बना रहे थे कि इसको कैसे ट्रैक किया जाए। तो उन्होंने गांव में आकर तहसीलदार को बताया कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर यहाँ आदमियों को एकत्रित कर सकें तो वो बेहतर रहेगा कल के लिए। तो तहसीलदार ने कहा कि ठीक है, मैं गांव में सब लोगों को बताता हूं, जिनके पास जो भी हथियार रहेंगे सब लेकर यहाँ उपस्थित हूं। लेकिन जिम कॉर्बेट ये जानते थे कि गांव में आदमियों को एकत्रित करना थोड़ा कठिन काम है। कठिन काम इसलिए था कि इतना खौफ था उस नरबक्षी का कि कोई आने को तैयार नहीं था। जब दिन में लोग दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहते हैं तो फिर बाघिन के पीछे आकर उसको ट्रैक करना ये आसान काम गांव वालों के लिए नहीं था, इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी। लेकिन तहसीलदार ने प्रयास किया। दूसरे दिन सुबह जब वो पहुंचे तो उनके साथ 2 आदमी थे। फिर धीरे धीरे करके 250 से 300 आदमी एकत्रित हो गए। सबके हाथ में लाठी, डंडे, ढोल, जिसके पास जो भी हथियार था सब लेकर एकत्रित हुए तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि हम बीट ऑर्गेनाइज करेंगे। बीट ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि वो जो स्थान था उस स्थान को 3 तरफ से उनको घेरना था और एक तरफ जो है उसको खुला छोड़ना था। जिस तरफ से वो खुला छोड़ते उसको, तो वहाँ पर जिम कॉर्बेट खुद स्वयं एम करके अपनी राइफल बैठते, क्योंकि शिकार अगर उस तरीके से निकलता उस तरफ से तो फिर वहाँ उसको शूट किया जा सकता था। तो जिम कॉर्बेट ने इशारा करके बताया कि सामने पहाड़ी है, आप लोग 3 तरफ से उस पर घेरा बनाइए। जब मैं इशारा करूँगा तो आप लोग लाठी, डंडे, ढोल, नगाड़े, जिनके पास कुछ नहीं है वो पत्थर, जिनके पास बंदूक है वो गोलियां दागना शुरू कर देंगे। और दूसरी पहाड़ी पे तहसीलदार को लेकर जिम कॉर्बेट वहाँ सामने बैठ गए। जैसे जिम कॉर्बेट ने इशारा किया, गांव वालों ने ढोल पीटना शुरू कर दिया, नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, जिनके पास बंदूकें थी गोलियां दागना शुरू कर दिए। बाघिन ने जब समझा कि वो 3 तरफ से घिर चुकी है तो अपने स्थान से वो बाहर निकली, और जैसे बाहर निकली जिम कॉर्बेट और तहसीलदार के बीच की दूरी जहां दोनों बैठे थे 50 मीटर की थी। तहसीलदार ने निशाना साध कर अपनी 2 नाली राइफल से फायर मार दिया। जैसे फायर मारा, बाघिन को तो नहीं लगा, लेकिन बाघिन ये समझ गई कि जिस तरफ से वो निकल रही उधर भी खतरा है, तो वो पुनः पीछे अपने स्थान से जहाँ से निकली थी वहाँ चली गई वापस। जिम कॉर्बेट को लगा कि अब शायद फिर से ये बाहर निकले कि न निकले, और उधर गांव वाले हल्ला भी जो शोर शराबा कर रहे थे वो भी बंद कर दिए। चूँकि गांव वाले गोली जब चली तो गोली चलने के साथ ये समझ गए थे कि शायद बाघिन मार दी गई हो। लेकिन फिर उधर से गोली की चलने की आवाज़ आई, ढोल पीटने शुरू हुए, बाघिन पुनः निकली। इस बार जैसे बाघिन निकली, जिम कॉर्बेट अपनी राइफल से उसकी पीठ पर निशाना मारे और वो निशाना जाकर एकदम सटीक बैठ गया। निशाना तो सटीक बैठा, लेकिन मारने वाले जिम कॉर्बेट को लगा कि शायद मेरा निशाना जो है इस समय चूक गया है। बाघिन आधा घायल अवस्था में हो गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीछे अपने स्थान पर जाए, क्योंकि उधर से आवाज़ आ रही थी और इधर से जहाँ उसको निकलने का रास्ता था इधर से गोली चल रही थी। तो फिर वो घायल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए एकदम बाहर आ गई। और फिर जिम कॉर्बेट ने दूसरा निशाना लगाया और वो निशाना चूक गया, वो जाके उसके पैर में लग गया। ऐसी स्थिति में बाघिन घायल थी, जिम कॉर्बेट के पास गोलियां ख़त्म थी। उन्होंने समझा कि अब मेरे पास गोली ही नहीं है, क्योंकि वो 3 गोली लेकर आए थे। उनके लिए उनका मानना था कि मेरे पास 2 ही गोली पर्याप्त रहती थी हमेशा किसी भी शिकार को मारने के लिए, लेकिन आज 3 गोलियां मैं लाया था, एक अतिरिक्त के लिए, वो भी गोली मैंने मार दी है। अगर इस स्थिति में बाघिन मेरे ऊपर हमला करेगी तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने तत्काल 50 मीटर दूर बैठे हुए अपने साथी तहसीलदार के पास दौड़ कर गए और उनकी राइफल छीन ली
और जब देखा बाघिन उनसे 20 मीटर की दूरी पर आकर उनके ऊपर अटैक करना चाहती है, तुरंत उन्होंने तीसरा निशाना लगाया और सीधे उसके मुंह पर मारा और वो निशाना बिल्कुल जाकर सटीक बैठ गया और बाघिन वहीं गिर पड़ी। और जैसे ही गिरी, ऊपर पहाड़ी पर जो लोग गांव के एकत्रित थे उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हल्ला इसलिए मचा रहे थे कि उनको ये पूर्ण रूप से आभास हो गया था कि बाघिन अब मारी जा चुकी है। वो लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। दौड़ते हुए जब आए तो हर आदमी जो हथियार लिया था सब बाघिन को मरने के बाद भी उसको काट डालना चाहते थे। सबके अंदर एक क्रोध का भाव था। लेकिन जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जिस तरीके से कोई आवेश एक बार किसी आदमी को उकसाता है वो बहुत जल्दी धीरे से शांत भी हो जाता है। और लोगों की भीड़ जब जिम कॉर्बेट और तहसीलदार के पास पहुंची तो वो शांत हो गई। उन्होंने कहा, साहब हम लोग उत्साहित हो गए थे, उत्तेजित हो गए थे, क्योंकि इसने हम लोगों का जीना दूभर कर दिया था। हम लोगों के अंदर इतना खौफ इसने भर दिया था कि हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। सब ने जो भी हथियार जो लेकर गया था सब ने अपने हथियार रख दिए और जिम कॉर्बेट से और तहसीलदार से क्षमा मांगी कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। अब वहाँ जब जिम कॉर्बेट एक चीज़ बताते हैं कि जब बाघिन मृत अवस्था में उनके पास पड़ी थी तब उन्होंने जब नज़दीक से उसके मुंह को देखा तो उन्होंने पाया कि उसका जबड़ा जो है, जबड़े के दोनों दांत ऊपर नीचे के पूरी तरीके से टूटे हुए थे। वो अपने शिकार करने में, जो उसका प्राकृतिक शिकार जंगल में होता है, उसको करने में वो समक्ष नहीं थी। जिम कॉर्बेट इसी पे कहते हैं कि जब भी कोई जानवर घायल हो जाता है, वो अपने शिकार को करने में समर्थ नहीं रहता है, तब वो सबसे अपने आसान शिकार को ढूंढता है और वो उसका सबसे आसान शिकार किसी भी हिंसक जीव के लिए होता है मनुष्य। उन्होंने माना कि तब शायद जाकर इसने मनुष्य का शिकार करना शुरू किया और ऐसा करते करते ये 436 आदमियों को अपना शिकार बना चुकी थी। जिम कॉर्बेट ने उस लाश को, जो बाघिन की लाश थी, उसको गांव वालों से कहा कि इसको उठाकर ले चलिए मेरे कैंप के पास। क्योंकि जिम कॉर्बेट की आदत थी कि वो किसी भी जानवर को जब मारते थे तो उसका परीक्षण करते थे अपने कैंप पे, अपने आवास पे जहाँ वो रहते थे। तो गांव वालों ने एक निवेदन किया कि साहब इसको हमको दे दिया जाए, हम इसको पूरे गांव में घुमाएंगे। गांव में इसलिए घुमाएंगे कि गांव की महिलाएं जो हैं, जो बच्चे हैं, वो इतने डरे हुए हैं कि एक बार हम इसको पूरे गांव में ले जाकर दिखा दें कि नहीं अभी मारी जा चुकी है, तो सबके अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास आ जाएगा और डर का भाव जो है ख़त्म हो जाएगा। जिम कॉर्बेट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले जाइए। तो वो लोग उसको बांध कर फिर लकड़ी के सहारे उठाकर पूरे गांव में उसको घुमाया गया। शाम को फिर घुमाने के बाद वो लाकर जिम कॉर्बेट के पास रख दिया गया कि साहब आपका शिकार आपके पास है, अब आप इसका निरीक्षण और परीक्षण जो भी करना चाहें कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह जिम कॉर्बेट से कहा गया कि साहब गांव में बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग एक उत्सव करना चाहते हैं इस बाघिन के मरने के उपरांत में, क्योंकि इसका खौफ खत्म हो गया है, आपने ये सब किया है मेरे लिए। शाम को उत्सव का आयोजन भी किया गया। लेकिन जिम कॉर्बेट को फिर वहाँ से निकलना था, तो इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि अब मेरे पास यहाँ रुकने के लिए और वक्त नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता हूँ और अब जो उत्सव आप लोगों ने रखा है उसकी अध्यक्षता तहसीलदार महोदय करेंगे, इसके लिए अब हमको चलना चाहिए। और फिर शाम को जिम कॉर्बेट ने उस बाघ की चमड़ी उतारी। उतारने के पश्चात वो वहाँ से सबसे विदा लिए। विदा लेने के बाद फिर नैनीताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में जब वो आ रहे थे तो इसके पहले जब पाली गांव में रुके थे, तो कहानी में, मैंने पिछली कहानी में बताया था आपको कि वहाँ एक महिला थी जिसकी बहन को जब बाघ ने उठाया था, जब वो उसके पीछे जा रही थी, जब बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, तो वो उस हालात को देखकर उसकी आवाज़ चली गई थी, वो गूंगी हो गई थी। तो रास्ते में जिम कॉर्बेट जब उस रास्ते से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उससे मुलाकात कर लिया जाए और फिर गए। वो जब उसके दरवाजे पर वो पहुँचे तो जो बाघिन की खाल थी वो खाल उसको उसके दरवाजे के सामने उन्होंने बिछा दिया
और जब ये सब वो कर रहे थे तो वहाँ उनके बच्चे जो थे ये सब देख रहे थे। तब वो औरत अंदर से दौड़ती हुई आई और जब उसने देखा कि ये तो बाघ का या बाघिन की खाल है, तो वो आवाज़ जो उसकी गई थी वो दौड़ दौड़ कर चिल्लाने लगी, सबको बुलाने लगी कि देखिए आइए साहब क्या लाए हैं। वो आवाज़ वापस आ गई। जिम कॉर्बेट यहाँ बताते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि एक सदमा लगने के बाद अगर उस समय मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, उससे किसी कोई नुकसान होता है, दूसरा लगने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है कि मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन उस समय वो औरत जो 1 महीने पहले जब मुझसे मिली थी वो बोल नहीं पा रही थी, आज वह खुशियाँ मना रही थी, आज वह लोगों को दिखा रही थी। और ये सब देख के उसका परिवार, उसके बच्चे सब हंस रहे थे, सब प्रसन्न थे। ये सब करने के बाद जिम कॉर्बेट वहाँ से निकलते हैं, विदा लेते हैं। और फिर जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि दूसरे दिन सुबह एक तेंदुए से उनकी मुलाकात होती है और वो भी रोमांचक मुकाबला रहता है। लेकिन तेंदुए की कहानी वो दूसरी कहानी हो जाएगी। अभी ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है कुमाऊं की नरभक्षी, इसमें अगला जो उन्होंने शिकार किया था चाऊगढ़ का नरभक्षी बाघ, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये सीरीज़ कुमाऊं के नरभक्षी के नाम से चल रही है जिम कॉर्बेट की ये पुस्तक, तो इसका अगला चैप्टर है चाऊगढ़ का नरभक्षी, जो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं, मैं भी नया हूं, तो चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।